हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपनी इस क्लास में करते हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2021 और 22 के एग्जाम में पूछे गए थे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस, और 15 क्वेश्चंस हम वो करने वाले हैं जो आपके 6 जनवरी की शिफ्ट में बने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 तारीख में छूट गए थे, वो भी हम करेंगे। उसके बाद में 6 जनवरी के क्वेश्चन करेंगे। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छी क्लासें मिलने वाली हैं। जैसे कि ईवीएस की हम लोग अपनी थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग मैथ्स पेडागोजी करेंगे। बहुत अच्छी क्लासें करने वाले हैं। तो चलिए एक बार सेशन को शेयर कीजिए सभी लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है आपका, छात्रों के बीच भ्रांतियों का महत्वपूर्ण होता है, आपको ये बताना है। सभी लोग बताएंगे, छात्रों के बीच भ्रांतियों डॉट डॉट को महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन लिखा है निर्मित करना, दूसरा ऑप्शन लिखा है पहचानना, तीसरा ऑप्शन है अनदेखा करना, और चौथा ऑप्शन है प्रचारित करना। तो सभी लोग आंसर करिए। अपने नोटबुक और पेन लीजिए सभी लोग अपना अपना, और अपनी कॉपी के ऊपर 1 से लेकर 15 तक नंबर लिख लीजिए। जो आंसर सही निकले सही का निशान लगाते हुए चलना है आप लोगों को। लास्ट में बताना है कि आपके कितने आंसर सही निकले। जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया कि अगर किसी छात्रों के बीच में भ्रांतियाँ हो जा रही हैं तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, निर्मित करना उनको, या फिर उनको पहचानना, उनको अनदेखा कर देना, या फिर उनको प्रचारित करना। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर छात्रों में कोई भ्रांतियाँ हैं तो उनका क्या करना चाहिए, उनका निदान करना। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं तो अगर उनके अंदर कोई भ्रांतियाँ हैं तो आपको उनका निदान करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भ्रांतियों को आपको पहचानना है कि ऐसी कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं जो छात्रों में हैं, उनकी पहचान करने के बाद में उनका निदान करना आपको पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, छात्रों में भय का भाव। आंसर पढ़िए सभी लोग। छात्रों में भय का भाव। पहला जो ऑप्शन लिखा है, अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, अधिगम के लिए हानिकारक है। तीसरा ऑप्शन है आपका, अधिगम के लिए आवश्यक है। और जबकि चौथा ऑप्शन है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगर आप अपनी क्लास में जाते हैं और अपने बच्चों को, छात्रों को भयभीत कर देते हैं, मारने लगते हैं या फिर उनको डांटने लगते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छात्रों में भय का भाव अधिगम के लिए हानिकारक है। क्या है, अधिगम के लिए हानिकारक है। जो ऊपर लिखा है, अधिगम में काफ़ी सुधार करेगा, छात्र भयभीत हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, सुधार होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अधिगम के लिए आवश्यक है। भय बनाना छात्रों में पढ़ाने के लिए आवश्यक है क्या, नहीं आवश्यक है, तो इसको भी काट देंगे हम लोग। जबकि आपका ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या फिर नहीं डालता है, तो ये भी गलत है। अगर छात्र भयभीत हो जाएंगे तो आपके बताई गई किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं सुनेंगे और ना ही कंसंट्रेट करके उनको समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने कहा था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। पहला ऑप्शन लिखा है योग्यता की चाह, दूसरा ऑप्शन है प्रसिद्धि की चाह, जबकि तीसरा ऑप्शन है धन की चाह, चौथा ऑप्शन है सत्ता की चाह। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 जो हैं ये सब बाह्य कारक हैं। प्रसिद्धि की चाह होना, धन की चाह होना या फिर सत्ता की चाह होना। जब आपकी ये चाह पूरी हो जाएंगी तो हो सकता है इसके लिए आप प्रेरित हुए थे वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाए या फिर घट जाए। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है योग्यता की चाह, अगर आप किसी चीज़ की योग्यता के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आपकी वो चाह हमेशा बनी रहेगी और आप उसको हमेशा करते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है आंतरिक कारण, और बाकी प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह और सत्ता की चाह ये सब बाह्य कारक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करिए एक बार। लिखा है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए।
ये हो गया आपका गलत। हतोत्साहित आपको नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमें छात्रों के बीच कभी भी क्या नहीं कराना है, प्रतिस्पर्धा नहीं कराना है। हतोत्साहित, प्रतिस्पर्धा और ये लिखा है यहाँ पर रटना। तो ये तीनों वर्ड कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग याद रखिएगा, जहाँ पर आपको ये 3 वर्ड दिख जाएं और पॉजिटिव क्वेश्चन हो और नेगेटिव आंसर दिख रहे हों, वहाँ पर आपको तीनों, यहाँ पर हमें ये तीनों नेगेटिव आंसर दिख रहे थे, हतोत्साहित करना और छात्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा कराना और रटने पर बल देना या फिर उसको बढ़ावा देना, इसीलिए हमने काट दिए। जबकि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो पॉजिटिव आंसर, देखिए क्या लिखा है संप्रत्यों की समझ को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही है। तो आप लोग अगर ऑप्शन नंबर 4 को किए थे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, समझ के साथ में बच्चे जो सीख रहे हैं उसको आपको महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। बाकी तीनों जो ऊपर के ऑप्शन है ये नेगेटिव में थे और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये पॉजिटिव में है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बच्चों के विकास का क्रम। पहला ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है पैरों से सिर की ओर होता है। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो बताइए एक बार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप कर लेंगे तो बड़ी अच्छी तैयारी आपकी, समझ लीजिए। आसान भी है और थोड़ा सा कठिन भी है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने कभी भी थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी है तो। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 2 करेंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे के विकास का जो क्रम होता है वो कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जब कोई बालक सबसे पहले समाज में निकलता है तो वो कैसी चीज़ों को सीखता है, सामान्य चीज़ों को सीखता है। फिर हम सामान्य से धीरे धीरे किसकी तरफ जाते हैं, विशिष्ट की तरफ जाते हैं, जटिलता की तरफ जाते हैं। फिर हम ऐसी चीज़ों को सीखने लगते हैं जो चीज़ हमारे लिए कठिन होती हैं। मान लीजिए कोई बालक जब विद्यालय आता है तो सबसे पहले शुरुआत की जाती है उसको छोटा बड़ा सिखाने से। उसके बाद में जब धीरे धीरे विशिष्ट की तरफ जाता है तो वो पूरे पूरे पाठों को पढ़ने लग जाता है, पूरे पूरे बड़े बड़े अक्षरों को पढ़ने लग जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है बच्चे के विकास का क्रम। ऑप्शन नंबर 2 देखिए आप लोग बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 लिखा है अमूर्त से मूर्त की तरफ, यानी कि ऐसी चीज़ें जो वो नहीं देख सकता है उससे जो चीज़ देख सकता है उसकी तरफ। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका गलत। अगर यहाँ पे होता मूर्त से अमूर्त की तरफ तो हो सकता था ये सही होता। बाकी ऑप्शन नंबर 3 लिखा है पैर से सिर की ओर, तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता सिर से पैर की ओर तो यहाँ पर थोड़ा सा सही हो जाता आपका ये आंसर भी। बाकी लिखा है हाथ पैर से केंद्र की ओर, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। जो आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है बच्चे के विकास का क्रम। आप लोग इसको याद रखिएगा अगर आपको नहीं याद था, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका कथन और तर्क वाला है। सभी लोग पढ़ेंगे आराम से और इसका आंसर करेंगे। समझ के आंसर करना आप लोगों को है। लिखा है वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बच्चे जो समृद्ध परिवार से आते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, और वो बच्चे जो गरीब घरों से आते हैं जिनके पास पैसे की कमी है, तो दोनों की दिनचर्या में बहुत अंतर होता है और वो अपना अपना दिन बहुत ही अलग तरीके से बिताते हैं। कहने का यह मतलब है इस क्वेश्चन का। इसका जो तर्क दिया गया है वो देखिए लिखा है बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। बचपन की संकल्पना होती है वो सार्वभौमिक नहीं है कि सबका बचपन एक समान ही बीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि किसी भी कथन को हमेशा सत्य कहना। तो आप याद रखेंगे कि बचपन की जो संकल्पना होती है वो सबके लिए सार्वभौमिक नहीं है कि सबका बचपन एक समान निकलेगा, एसी की गाड़ी में निकलेगा या फिर कीचड़ में खेल के निकलेगा। तो ये चीज़ कैसी है, सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता होती है या फिर विविधता है। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था क्वेश्चन नंबर 6 के लिए उनका सबका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन ये लिखा था कि जो बड़े घर से आते हैं बच्चे वो अपनी दिनचर्या को निम्न आय वाले जो बच्चे होते हैं उनसे अलग बिताते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने भी देखी होगी कि जो बच्चे बड़े घर से आते हैं उनकी दिनचर्या थोड़ी सी अलग होती है और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे। तो ये कथन कैसा था, बिल्कुल सत्य था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। लिखा है एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है।
उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समीप दुराभिमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीप दुराभिमुख। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही था। शीर्षगामी है नहीं यहाँ पर विकास, और साम्य धारण भी नहीं है, संरक्षण भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। समीप दुराभिमुख जो है इसका सही आंसर है, समीप दुराभिमुख। एक बच्चा सबसे पहले क्या करता है? अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है। उसके बाद में चिमटी का इस्तेमाल करके वो एक मटर के दाने को उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था इस क्वेश्चन के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपका कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो सभी लोग आराम से पढ़ेंगे और आंसर कर देंगे। कई सारे शिफ्टों में इस प्रकार के 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे कथन और तर्क वाले, जिसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका ऑप्शन नंबर 1 सही था और दूसरे का अदर कोई ऑप्शन सही था। कहने का मतलब है कि अगर किसी शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया है तो अधिकतर ऑप्शन नंबर 1 देखने को सही मिला था, लेकिन अगर किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं तो एक क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही था, दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं था। तो इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, आपको बता दें पहले ही। तो आप लोग बताइए अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन देखिए, लिखा है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। इसका तर्क दिया गया है, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। तो आप लोगों को बताना कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए सभी लोग, एक बार अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए और आंसर कर दीजिए। बच्चे अपने समाज के बारे में जो भी कुछ सीखते हैं, जानकारी लेते हैं, मूल्य और रीतियाँ, वो केवल अपने घर वालों से ही सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, भाई बहन से सीखते हैं। तो ये कहना सही है या फिर नहीं सही है? आप लोग आंसर करिए एक बार। अगर आपको लग रहा है सही है या फिर नहीं लग रहा है सही है तो बताइए एक बार, ये सही है या फिर नहीं सही है। तो ये हो जाएगा आपका गलत ऊपर वाला कथन जो है, क्योंकि बच्चे जो है समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, सब कुछ अपने घर वालों से ही नहीं सीखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल घर वालों से ही सीखते हैं, माता पिता या फिर अभिभावकों से ही सीखते हैं। ये हो गया गलत। नीचे तर्क भी देखिए क्या लिखा गया है, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो ये भी आपका गलत हो गया। बच्चे का सामाजिकरण सरल प्रक्रिया नहीं होती है, बहुत ही जटिल होती है। जब कोई बच्चा बाहर निकलता है, समाज में जाता है, तो कई सारी चीज़ों को वो बड़ी ही कठिनाई के साथ में सीख पाता है। उसका जो कल्चर होता है उनको सीखने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि कथन और तर्क दोनों गलत थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करिए सभी लोग कि किस किस ने सही आंसर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझिए और फिर आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन लिखा है, ऐसी कौन सी अवस्था है बच्चों की जब वो वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है संवेदी चालक, दूसरा ऑप्शन लिखा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन लिखा है मूर्त संक्रियात्मक, जबकि ऑप्शन नंबर 4 है आपका अमूर्त संक्रियात्मक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सभी लोग एक बार आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उनका क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। प्याजे ने अपने औपचारिक नियमों में बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग थ्योरी की क्लासेस देख सकते हैं और आपके ये चीज़, ये जो कंसेप्ट है पूरा समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को, पहला ऑप्शन लिखा है मूर्त संसाधन व बहुत ही दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए।
दूसरा ऑप्शन लिखा है जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन लिखा है अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। तो आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपकी कई सारे शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिला है। सीडीपी के जो क्वेश्चन आ रहे थे थोड़े से हार्ड आ रहे थे, कई सारी शिफ्टों में आसान भी आए थे, लेकिन किसी किसी शिफ्टों में बहुत सारे क्वेश्चन हार्ड देखने को मिले थे। इसका सभी लोग आंसर करिए एक बार, क्या हो जाएगा। तो सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर 1 जो लोग कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्या हो जाएगा, मूर्त संसाधन व बहुत से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि आपको क्या करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जो बच्चों के सामने हो, और दृश्य श्रव्य का प्रयोग आपको करना है। कब करना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के शिक्षक के रूप में आपको ये सब करनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका लिखा है लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 लिखा है सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। जबकि ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका, वो ये लिखा है ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। तो बताइए सभी लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, क्या मानना था उनका, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरे की मदद करने से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है। ज्ञान का अवशोषण नहीं है सीखना केवल। ऑप्शन नंबर 2 देखिए लिखा था सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है, तो इनाम पाने के लिए कोई नहीं सीखता है। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत था। यहाँ पे लिखा था निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। निष्क्रिय तरीके से अगर आप पढ़ाएंगे विद्यार्थियों को तो उनको नहीं आएगा समझ में, क्योंकि हमारी जो क्लास है कैसी है, एक्टिव क्लास आपकी होनी चाहिए। आपके जो बच्चे हों कैसे होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों गलत थे। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही था। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। सभी लोग पढ़िए और एक बार आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। सभी लोग आंसर करिए एक बार। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। पहला ऑप्शन लिखा है आपका आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की अभिविन्यास। तीसरा ऑप्शन आपका लिखा है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नंबर 4 है वह लिखा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, कौन सा सही हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। देखिए क्यों सही है, यहाँ पे देखिए लिखा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुख। लिखा है बच्चों का नैतिक निर्णय उसके अंतरात्मा पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बालक गलत कार्य करता है तो उसको यह लगने लगता है कि हमने जो किया है ये गलत है और इसकी हमें सजा मिलेगी। कौन देगा, भगवान हमको इसकी सजा देगा, वो ये सब देख रहा है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, लिखा है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। पहला ऑप्शन लिखा है एक सरल प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन लिखा है एक सामाजिक प्रक्रिया है।
जबकि तीसरा ऑप्शन आपका है केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है। जबकि ऑप्शन नंबर 4 है आपका परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। सभी लोग बताइए एक बार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने सही आंसर कर भी लिया होगा अब तक। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया होती है? सामाजिक प्रक्रिया है एक प्रगतिशील जो कक्षा में अधिगम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, एक सरल प्रक्रिया है, तो ये हो जाएगा गलत, सरल प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है केवल औपचारिक, केवल जहाँ पे आ जाए वो क्वेश्चन आपका वैसे भी ऑप्शन गलत ही होता है, केवल जहाँ पे लगा उसको आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 4 लिखा था परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, तो ये भी आपका गलत है, प्रतिबंधात्मक। तो बच कौन सा गया? एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन डीवे ने कि स्कूल क्या होता है, एक समाज का छोटा सा हिस्सा या फिर भाग होता है। इसके आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अंतिम क्वेश्चन है, सभी लोग सही से करिएगा और सही आंसर कर दीजिए। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। पहला ऑप्शन आपका लिखा है बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन लिखा है आपका हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है आपका उपलब्ध बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। जबकि चौथा ऑप्शन है आपका एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देखिए सभी लोग लिखा है बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, तो ये हो गया गलत। बुद्धिमत्ता को विकसित किया जा सकता है, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन लिखा है उपलब्ध बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, तो ये भी गलत है। उपलब्ध ही बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, ये कहना गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए लिखा है एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है। जबकि आपका जो ऑप्शन नंबर 2 शेष बच गया उसको आप लोग पढ़िए, लिखा है हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति अपने अपने काम में निपुण होता है। अगर कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर भी हो सकता है, तो डॉक्टर अपने काम में निपुण है और इंजीनियर अपने काम में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। और अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की या फिर जितनी भी क्लासें हो रही हैं, तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा या फिर इस क्लास नीचे लिंक दिया गया होगा, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर इसके साथ में ये जो हमारी पीडीएफ है, इसके साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलने वाले हैं और आपको क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की जो आपकी एनसीईआरटीज होती हैं वो भी आपको मिलेंगी। वो अभी वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मिलने वाली है। मान लीजिए आपको पूरी की पूरी बुक नहीं डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। और आपको मिलने वाले हैं नोट्स वहाँ पर, सीडीपी के नोट्स अगर आप लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ 150 रुपये में पूरे नोट्स हैं और साथ में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी वहाँ पर दिए गए हैं। तो आप लोग खरीद सकते हैं जाकर के मास्टर्स अड्डा ऐप से। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।